नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं और आपकी जो थर्मल फिजिक्स है, जिसे आप थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं, वो मैंने स्टार्ट कर रखी थी काफ़ी समय से, लेकिन थोड़ा गैप हुआ। आइए आज की क्लास के साथ ही इसे पुनः आरंभ करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। तो आज कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। एक हेडिंग डालो। जहाँ तक मैंने कराया था वहाँ तक आपने, है ना, बहुत अच्छे से समझा होगा, चीज़ों को आत्मसात किया होगा। आइए आगे की चीज़ें भी पढ़ते हैं अच्छे से। हेडिंग डालो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या हेडिंग है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है जी। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है। स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? स्थैतिक कल्प प्रक्रम। ठीक है जी। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस देखो क्या है ना। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो टेम्परेचर है, प्रेशर है और वॉल्यूम है, यानी ताप, दाब और आयतन किसी निकाय के, किसी सिस्टम के इतनी धीमी गति से चेंज होते हैं कि पूरे प्रक्रम के दौरान, पूरी प्रोसेस के दौरान जो सिस्टम है ना, जो निकाय है, वो इक्विलिब्रियम में बना रहता है। ठीक है। किस में बना रहता है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, यानी साम्य अवस्था में बना रहता है। तो इसका मतलब ये है कि स्थैतिक कल्प प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें निकाय के ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन इतनी धीमी गति से होता है। कितनी धीमी गति से? कि पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय साम्य अवस्था में बना रहता है। ऐसे प्रक्रम को आप क्या कहते हैं? स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहते हैं। क्लियर है? तो इसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। एक बार सुन लीजिए इंग्लिश में भी। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम का जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, जिन्हें आप प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कहते हैं, ये चेंज होते तो हैं लेकिन इतनी धीमी गति से चेंज होते हैं कि आप ऐसा मान सकते हैं कि जो सिस्टम है ना, वो किस में है? इक्विलिब्रियम में है। जबकि जब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंज होते हैं तो ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि ये जो सिस्टम है ये किस में है? इक्विलिब्रियम में। लेकिन क्योंकि इक्विलिब्रियम की स्टेट तो सेम रहता है ना सब कुछ, लेकिन इतनी धीमी गति से इनमें चेंज होता है कि वो चेंज जो है ना के ही बराबर है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है। हालांकि देखो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है ना, एक आइडियल प्रोसेस है, एक इमेजिनरी प्रोसेस है, जिसकी मतलब जो कल्पना है केवल एक, है ना, जिसे आप केवल काल्पनिक प्रक्रम कह सकते हो, एक इमेजिनरी प्रोसेस कह सकते हो, एक आइडियल प्रोसेस कह सकते हो। क्योंकि देखो, आइडियल भी तो कुछ होता नहीं है। हमारा कोई आदर्श होता है, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन क्या 100% बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं। तो जो आइडियल होता है ना, उसके जैसा 100% बनना भी संभव नहीं हो पाता है। इसी प्रकार क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वास्तव में देखो कैसा प्रोसेस है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वास्तव में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो ही ना, जिसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जो सब है, ये सब चेंज हो ही ना, ऐसा प्रोसेस है ये। तो इसका मतलब है ऐसा तो कोई प्रोसेस होता नहीं है। तभी तो कहा ऐसा कोई प्रोसेस होता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा प्रोसेस है, इमेजिनरी प्रोसेस है, एक आइडियल प्रोसेस है। क्योंकि उस प्रोसेस को आप क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं जिस प्रोसेस में टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, यानी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट रहें, सेम रहें। लेकिन मैंने बताया कि ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है। कैसा? जिसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट रहें। तो इसका मतलब है ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये नहीं है तो इसके जैसा कुछ है, उसे स्वीकार कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? यानी टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसा तो प्रोसेस आपको नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसे प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मान सकते हो जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज हो तो रहे हैं लेकिन
उनका जो चेंज है ना वो नेग्लिजिबल है, वो ना के ही बराबर चेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को आप क्या मान लेते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि देखो 100 नहीं है तो 99 ले लो, 99 नहीं है तो 98 ले लो, इस तरीके का मामला है। ठीक है, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है वास्तव में, है ना, वास्तव में सुनो देखो क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। लेकिन ऐसी डेफिनेशन देने से लाभ क्या है, क्योंकि ऐसा तो संभव है ही नहीं, ये तो आपने थ्योरेटिकल बात कह दी, प्रैक्टिकल व्यवहार में तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोसेस है ही नहीं जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज ना होते हों। ठीक है, यानी सब प्रोसेस में ये तीनों चीज़ें चेंज होती हैं। तो इसका मतलब अब हम क्या कहेंगे, ये डेफिनेशन तो देने का कोई लाभ नहीं है, तो अब हम ये कहेंगे ऐसा प्रोसेस, इसके नज़दीक की बात कहेंगे, है ना, कि भाई ऐसा नहीं है तो थोड़ा, है ना, ढील छोड़ो। तो क्या कहेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बहुत कम चेंज होते हैं, यानी बहुत नेग्लिजिबल चेंज होता है इनमें, तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्लियर है, यानी देखो द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें, ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो क्या होते हैं, बहुत धीमी गति से चेंज होते हैं। धीमी गति से चेंज होंगे तो इसका मतलब क्या है, बहुत कम चेंज हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, चेंज कम हो रहा है, तो इसका मतलब चेंज ना के ही बराबर है, तो उस प्रोसेस को क्या मान लिया जाता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मैं लिख देता हूँ, एक बार हिंदी में तो मैं बता ही चुका हूँ बोल के, कोई लिखना चाहता है हिंदी में तो, है ना, सुन के लिख सकता है। देखो ठीक है, बाकी नोट्स का क्या रहता है, नोट्स इंग्लिश में ही देखो देने में काफ़ी बड़ी समस्या रहती है, समय का अभाव रहता है, और तो हिंदी में तो संभव है ही नहीं कि हिंदी में भी लिखो और इंग्लिश में भी लिखो। ठीक है, और हिंदी में फिर, है ना, आप सुन करके वीडियो से लिख सकते हैं यदि आप हिंदी में नोट्स बनाना चाहते हैं, हिंदी में बोलता हूँ हर वर्ड को, बाकी इंग्लिश में तो आपको नोट्स मिलेंगे ही। देखो क्या कहेंगे, मैंने एक बार हिंदी में बता दिया है आपको, यानी वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मागतिक निकाय ताप, दाब, आयतन इतनी धीमी गति से बदलते हैं कि पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय साम्यावस्था में बना रहता है। ठीक है, क्लियर है, तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है, स्थितिक कल्प प्रक्रम कहलाता है। सुनो इंग्लिश में लिखते हैं, द प्रोसेस, समझ तो आ गया होगा, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है अलग अलग तरीक़ों से। तो एक ऐसा प्रोसेस है ना, इन विच, जिसमें मैंने कहा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, यानी ऊष्मागतिक निकाय, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ठीक है जी, तो द प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, यानी प्रेशर, तो यही तो होता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है जी, ये सब चेंज होते हैं बहुत धीमी गति से, तो क्या आएगा, चेंज। ठीक है, स्लोली। ठीक है, इतनी धीमी गति से होते हैं तो चेंज सच ए स्लो मोशन। ठीक है जी, चेंज होते हैं सच ए स्लो मोशन, इतनी धीमी गति से, कितनी धीमी गति से कि पूरे जो निकाय है, सिस्टम है, उसे वो पूरी प्रोसेस के दौरान, पूरे प्रक्रम के दौरान साम्यावस्था में बना रहता है, इक्विलिब्रियम में बना रहता है। तो चेंज सच ए स्लो मोशन, ठीक है, दैट द प्रोसेस, वो द सिस्टम, जो निकाय है वो साम्यावस्था में बना रहता है, तो द सिस्टम रिमेन्स, माने रहता है, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में, और पूरे प्रक्रम के दौरान, ठीक है, थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट होल, या कंप्लीट लिख लो, थ्रू आउट कंप्लीट प्रोसेस।
ठीक है, थ्रू आउट कंप्लीट प्रोसेस का मतलब है पूरे, ठीक है, प्रक्रम के दौरान कैसा बना रहता है सिस्टम, इक्विलिब्रियम में बना रहता है। तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, कोमल आग लिख देना, इज नोन एज, लिख दोगे, इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्लियर है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इतनी धीमी गति से बदलते हैं कि आप मान सकते हैं ऐसा कि जो सिस्टम है पूरे प्रोसेस के दौरान किस में बना रहता है, इक्विलिब्रियम में, यानी कि साम्य अवस्था में बना रहता है। ठीक है जी, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बाकी मैंने ये बात तो आपको बताई दी कि ये एक आइडियल प्रोसेस है, तो एक दो लाइन और लिखना चाहो लिख लो। क्या लिखोगे? इट इज एन आइडियल प्रोसेस। ये एक आइडियल प्रोसेस है, यानी एक आदर्श प्रक्रम है। ठीक है, एक आदर्श प्रक्रम है, एक आइडियल प्रोसेस है। ठीक है, जो जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि क्या है, जो इसके निकट प्रक्रम होता है, जैसे इसे प्राप्त कहाँ किया जा सकता है? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज ही ना हो, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो इट इज एन आइडियल प्रोसेस। ठीक है, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्लियर है? लेकिन जो धीमे प्रोसेस हैं, यानी जो स्लो प्रोसेस हैं, उन्हें क्या मान लिया जाता है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के रूप में कंसिडर कर लिया जाता है। तो आप लिख सकते हो स्लो प्रोसेस कैन आर कंसिडर्ड, समझ लिए जाते हैं, आर कंसिडर्ड एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्लियर है? जो धीमे प्रक्रम हैं उन्हें स्थैतिक कल्प प्रक्रम मान लिया जाता है। और क्वासी स्टैटिक का अर्थ जो है ना, ये इसका अर्थ है ऑलमोस्ट स्टैटिक। हिंदी में कहें स्टैटिक, हाँ ठीक तो है। हिंदी में कहें तो लगभग स्थिर। यदि इसका हिंदी अर्थ देखा जाए तो इसका हिंदी अर्थ क्या है? लगभग स्थिर, यानी पूरी तरह स्थिर नहीं है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर लगभग स्थिर, थोड़ा बहुत बदलेंगे, माइनर चेंज होगा। ठीक है जी। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का क्या मतलब है? वो क्वासी स्टैटिक वर्ड का क्या मीन्स है? ऑलमोस्ट स्टैटिक, यानी लगभग स्थिर। हिंदी में स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहेंगे। और मैंने कहा आइडियल प्रोसेस है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो स्लो प्रोसेस होते हैं उन्हें ही मान लिया जाता है, क्या समझ लिया जाता है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है जी, क्या हेडिंग है? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, हिंदी में कहेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम। क्लियर है? उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है जी, देखो नाम से क्लियर हो रहा है रिवर्सिबल। देखो ऐसे समझो, मान लो ए से बी पर गया कोई निकाय, कोई सिस्टम, तो देखो बीच में ये पड़ाव पर है ना, मान लो 3 ये क्या है? स्टेट्स पड़ी, एक अवस्थाएं पड़ी। तो जब ये वापस आएगा ना, वापस आया बी से ए तक, तो फिर भी तो यही अवस्थाएं मिली इसे, है ना, यही स्टेट्स मिली इसे। तो कहने का मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जब वो उत्क्रमित कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसे रिवर्स करने पर, उत्क्रमित कर देने पर वह ठीक उन्हीं अवस्थाओं से गुजरता है जो अवस्थाएं सीधे प्रक्रम में थी। यानी जब वो ए से बी तक जा रहा था तो ये 3 अवस्थाएं पड़ी उसके रास्ते में, तो जब उसे उत्क्रमित कर दिया, उत्क्रमित करने का मतलब जब वो बी से ए तक जा रहा है, उल्टा कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया, तो भी ये 3 ही अवस्थाएं उसके रास्ते में आएंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी वह प्रक्रम जिसे उत्क्रमित कर दिए जाने पर या कर देने पर,
कर दिए जाने पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह प्रक्रम जिसे उत्क्रमित कर दिए जाने पर वह ठीक उन्हीं अवस्थाओं से गुजरता है जो अवस्थाएं सीधे प्रक्रम में थी। ठीक है, क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। बात समझ में आई? तो ऐसा प्रक्रम है उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं इंग्लिश में, यानी द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस प्रक्रम मैंने कहा जो उत्क्रमित कर दिए जाने पर, तो ऑन बीइंग कर दिए जाने पर, रिवर्स्ड उत्क्रमित। ठीक है, द प्रोसेस ऑन बीइंग रिवर्स्ड, वह प्रक्रम जिसे उत्क्रमित कर दिए जाने पर, तो द प्रोसेस ऑन बीइंग रिवर्स्ड। क्लियर है? क्या होता है? वह ठीक उन्हीं अवस्थाओं से गुजरता हुआ लौटता है जिन अवस्थाओं, मतलब जो अवस्थाएं उसके सीधे प्रक्रम में थी। ठीक है, सीधे प्रोसेस में थी। तो द प्रोसेस ऑन बीइंग रिवर्स्ड, यानी वह प्रक्रम जिसे उत्क्रमित कर दिए जाने पर, ठीक है, वह ठीक उन्हीं अवस्थाओं से गुजरता है, तो इट रिटर्न्स बैक। ठीक है, कहां से गुजरता है? थ्रू ऑल दोज स्टेट्स। क्लियर है? बात समझ आई? यानी वह प्रक्रम जिसे उत्क्रमित कर दिए जाने पर इट रिटर्न्स, वह लौटता है, इट रिटर्न्स बैक, वह वापस लौटता है, थ्रू ऑल दोज स्टेट्स, उन्हीं अवस्थाओं से होता हुआ। ठीक है, कौन सी अवस्थाएं? मैंने कहा जो, विच आर, जो सीधे प्रक्रम में थी, तो विच आर इन फॉरवर्ड प्रोसेस। बात क्लियर है? तो कॉमन लगा लिख देना, इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब वो सीधे प्रोसेस में था, यानी ए से बी तक जा रहा था, तो तीन अवस्थाएं उसे उसके मार्ग में पड़ी। ठीक है, तो जब वो बी से ए तक जाएगा ना, दोबारा वापस लौटेगा, तो वही उन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरेगा जो अवस्थाएं उसके डायरेक्ट वो फॉरवर्ड प्रोसेस में थी। जब वो ए से बी तक जा रहा था, तीन अवस्थाएं वही थी, अब भी तीन अवस्थाएं वही होंगी। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो वही बात मैंने लिखी है, द प्रोसेस यानी वह प्रक्रम ऑन बीइंग रिवर्स्ड, जिसे उत्क्रमित कर दिए जाने पर इट रिटर्न्स बैक, है ना, वह लौट आता है। कौन? यहाँ इट, यदि ना समझ पा रहे हो तो लिख दो सिस्टम। ठीक है, सिस्टम रिटर्न्स बैक, जो सिस्टम है रिटर्न्स बैक, वापस लौट आता है निकाय, थ्रू ऑल दोज स्टेट्स, उन्हीं सभी अवस्थाओं से होता हुआ। कौन सी अवस्थाएं, कौन से स्टेट्स? विच आर इन फॉरवर्ड प्रोसेस, जो सभी फॉरवर्ड प्रोसेस में थी। ठीक है, बात समझ में आई? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? हिंदी में इसे कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे समझो रिवर्सिबल का मतलब ए से जैसे बी पर गए तो बी से ए पर, इसका मतलब पता है क्या है? मान लो आपने कुछ एनर्जी ली, मतलब कुछ एनर्जी दी सिस्टम को, ठीक है, और सिस्टम ने क्या कर दिया? वर्क कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया ए से बी तक जाना। एनर्जी लेकर सिस्टम ने क्या कर दिया? उस सारी एनर्जी का वर्क कर दिया। लेकिन अब रिवर्सिबल प्रोसेस पता है कब कहलाएगा? जब, देखो सुनना ध्यान से, सिस्टम ने पहले एनर्जी ली और सारी एनर्जी का क्या कर दिया? वर्क। तो अब सिस्टम या प्रोसेस जो है रिवर्सिबल तब कहलाएगा यदि दोबारा उतना ही वर्क करके उतनी ही एनर्जी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, यानी 100 जूल एनर्जी थी मान लो, तो उससे आपने किसी सिस्टम के पास 100 जूल एनर्जी थी, तो 100 जूल वर्क कर दिया उससे। ठीक है जी, तो ऐसा होना चाहिए कि 100 जूल वर्क करके 100 जूल एनर्जी आपको फिर दोबारा से प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो पहले 100 जूल एनर्जी से आपने 100 जूल वर्क कर दिया था, अब एनर्जी तो ख़त्म हो गई ना क्योंकि वर्क हो गया, तो
तो आप 100 जूल वर्क करके दोबारा उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब सिस्टम कर देता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है, कहने का मतलब ये है, इफ, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, क्लियर है, तो देन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय वर्किंग सेम वर्क, क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है 100 जूल वर्क कर रहा अपने 100 जूल एनर्जी की हेल्प से, तो 100 जूल एनर्जी की हेल्प से 100 जूल वर्क करा था, तो 100 जूल वर्क की हेल्प से अब 100 जूल एनर्जी ही प्राप्त करके दिखाओ, ठीक है, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप एक ना, ये तो एग्जाम्पल मैं लिख ही दूंगा लैंग्वेज में, एक वैसा एग्जाम्पल देख लो, स्लो एक्सटेंशन और कंप्रेशन, ठीक है, ऑफ ए स्प्रिंग। बात समझ गए? कोई स्प्रिंग है, ठीक है जी, देखो कोई स्प्रिंग है, इस तरीके से आपने इसे खींचा, देखो ज़्यादा खींच दोगे ना तो फिर तो खींची जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा खींचो और छोड़ दो तो फिर दोबारा वापस आ जाएगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, पहले ऐसे गई और फिर जहाँ से चली थी वहीं आ गई, तो जो पहले मान लो ए से बी पर गई थी, अब बी से फिर दोबारा ए पर आ जाएगी नहीं, जब स्प्रिंग को छोड़ दोगे आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन आपको हल्की सी खींचनी है और आप पूरी खींच दोगे और उस स्प्रिंग को बिल्कुल सीधी कर दो, तार बना दो उसका, तो फिर थोड़ी ना वापस आ जाएगी, फिर आप उम्मीद करने लगो कि ये दोबारा ऐसी हो जाए, तो फिर नहीं होगा। तो स्लो एक्सटेंशन हो यानी विस्तार, या कंप्रेशन हो यानी संकुचन, किसका? किसी स्प्रिंग का, तो क्या होगा? वो एग्जाम्पल होगा किसका? रिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, और आप देख पा रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस जो है 100 जूल एनर्जी से 100 जूल वर्क करना, फिर दोबारा 100 जूल वर्क से 100 जूल एनर्जी प्राप्त करना, ये इम्पॉसिबल टास्क है। इसका मतलब है व्यवहार में ये प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ये प्रोसेस भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की तरह एक आइडियल प्रोसेस है, यानी कि इमेजिनरी प्रोसेस है, ठीक है। जो आइडियल होता है वो इमेजिनरी है, आइडियल को पूरी तरह उसके जैसा बना नहीं जा सकता। तो एक आइडियल प्रोसेस है, एक इमेजिनरी प्रोसेस है, ये बात भी मैं आपको बता है ना चुका हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑल्सो एन आइडियल और इमेजिनरी प्रोसेस, ठीक है, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। जिसे रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, वो आइडियल और इमेजिनरी प्रोसेस है। क्लियर है? तो मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी बताए, डेफिनेशन तो करा ही दी, एग्जाम्पल बताए 2, और मैंने बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है आपका कैसा प्रोसेस है? आइडियल प्रोसेस है, यानी कि इमेजिनरी प्रोसेस है, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है प्रैक्टिकली, व्यवहार में, ठीक है। ठीक है जी, तो ये क्या है? संभव नहीं है। तो हाँ, इसकी कंडीशन एक स्क्रीनशॉट यहाँ तक का ले लो, इसकी कंडीशन करते हैं, हेडिंग डालो कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन क्या होगी, या ऑब्लिक करके लिख देना रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी या रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशंस क्या क्या होंगी, हिंदी में कहेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम या उत्क्रमणीयता की शर्तें या प्रतिबंध, ठीक है। कंडीशंस ऑफ, किसकी कंडीशंस है ये? तो मैंने बताया आपको रिवर्सिबल प्रोसेस की, ठीक है, या कह सकते हो आप रिवर्सिबिलिटी की। कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबिलिटी, ठीक है जी। तो देखो मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि 100 जूल एनर्जी से
100 जूल वर्क आपको प्राप्त करना है। तो आप एक बार बताओ, 100 जूल एनर्जी जो है वो सारी की सारी वर्क करने में खर्च नहीं होगी, बल्कि कुछ बल भी तो बाहर से कार्य करते रहते हैं, जिन्हें क्षयकारी बल कहते हैं, यानी डिसिपेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो कुछ एनर्जी तो उन बलों का जो कार्य, देखो आप कुछ भी काम करो, सामान्य जीवन में भी देखो, अपने जीवन में कोई काम करोगे तो मार्ग में बाधाएं आएंगी या नहीं, तो आपका जो एनर्जी है वो वर्क करने में तो लग रही है, साथ में उन बाधाओं से लड़ने में भी तो लगेगी नहीं। तो ऐसे ही 100 जूल एनर्जी है मान लो सिस्टम के पास, तो 100 जूल का वो वर्क नहीं कर पाएगा, बल्कि 5-10 जो है ना वो उन बाधाओं से, उन डिसिपेटिव फोर्सेस से, है ना, लड़ने में खर्च हो जाएगी, है ना, उन बाधाओं का निवारण करने में खर्च हो जाएगी, और बाकी 90 का ही वर्क हो पाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबिलिटी यदि प्राप्त करनी है आपको, तो वे जो बाधाएं हैं ना, यदि रिवर्सिबल प्रोसेस आपको बनाना है तो उन बाधाओं का निवारण करना पड़ेगा, यानी जो डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, जो क्षयकारी बल होते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन इसकी ये है कि डिसिपेटिव फोर्सेस, है ना, जैसे कि इन डिसिपेटिव फोर्सेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप जानते हो फ्रिक्शन फोर्स है, एक फ्रिक्शन फोर्स है या नहीं, जिसे कहते हैं घर्षण बल। वो भी क्या करता है, विरोध तो उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे कार आगे चल रही है तो टायरों के पे लगता है, इसी कारण स्पीड कम हो जाती है। तो क्या कर रहा है, जो काम हम करना चाह रहे हैं उसका अपोज कर रहा है। जैसे पिस्टन है, तो पिस्टन को हम चलाना चाह रहे हैं, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अपोज करेगा वो। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, जो हम करते हैं उसका अपोज करता है, विरोध करता है। जैसे कि आप रेजिस्टेंस देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, वैद्युत प्रतिरोध, है ना, तो ये भी सब क्या है, ये ऐसे फोर्सेस हैं जो विरोध करते हैं, जिन्हें आप डिसिपेटिव फोर्सेस कहते हैं, क्षयकारी बल कहते हैं, ETC। श्यानता भी है, विस्कोसिटी जिसे आप कहते हैं, तो ऐसे कई के नाम लिख सकते हो आप। तो ये सब क्या है, ये डिसिपेटिव फोर्सेस जो है ना, ये आर मस्टली absent, ये सब क्या होने चाहिए, absent होने चाहिए। absent को क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुपस्थित होने चाहिए। यानी क्षयकारी बल जैसे कि घर्षण बल, वैद्युत प्रतिरोध, श्यानता, विस्कोसिटी इत्यादि सब क्या होने चाहिए, अनुपस्थित होने चाहिए। विस्कोसिटी भी लिख सकते हो। विस्कोसिटी क्या होती है, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। श्यानता कहते हैं, द्रव की दो परतों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे श्यान बल कहते हैं, विस्कस फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। लिक्विड की दो लेयर्स के बीच, ठीक है, लगता है फोर्स, विस्कस फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है भैया कि डिसिपेटिव फोर्सेस absent होने चाहिए। यदि ये होंगे ना तो 100 जूल एनर्जी को यदि आप 100 जूल वर्क में बदलना चाह रहे हो तो 10 तो लगभग 5 to 10 तो आपका वैसे ही खर्च हो जाएगा उन बाधाओं से, उन डिसिपेटिव फोर्सेस से लड़ने में। तो 100 जूल एनर्जी से 100 जूल वर्क कहाँ कर पाओगे, ठीक है। और फिर वो 90 बची तो 90 से दोबारा वर्क करोगे, 5-10 तब खत्म हो जाएगी, तो आपको दोबारा जो एनर्जी मिलेगी वो 80 मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है 100 जूल एनर्जी थी और दोबारा जब आए वहीं तो 80 रह गई। तो इसका मतलब है फिर ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहाँ है। रिवर्सिबल प्रोसेस तो ये था कि 100 जूल एनर्जी से 100 जूल वर्क करा और 100 जूल वर्क से दोबारा फिर 100 जूल एनर्जी बना दी, तब था रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन 100 जूल एनर्जी से आपने वर्क करा तो 90 जूल मिला, 90 जूल वर्क से फिर दोबारा एनर्जी बनाई तो घट करके मान लो 80 जूल रह गई, तो फिर ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहाँ है। तो वास्तव में कायदे में यानी व्यवहार में प्रैक्टिकली रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है जी। तो एग्जिस्ट कराना है आपको तो ये काम करना पड़ेगा कि डिसिपेटिव फोर्सेस जो हैं वो एब्सेंट होने चाहिए। लेकिन वास्तव में ये भी नहीं होता है। अरे कैसे एब्सेंट कर दोगे, कितना ही कुछ कर लो, थोड़े बहुत तो जब भी रहेंगे। इसका मतलब है ये शर्त तो है लेकिन ये शर्त व्यवहार में लागू नहीं हो सकती, ठीक है। ये सब बातें पढ़ने की हैं, सिद्धांतों की हैं, ठीक है। व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता है, तो सिद्धांतों को व्यवहार से अलग रखना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि सिद्धांत है ये पुस्तकों में लिखे हैं, इनके अनुसार जीवन होना चाहिए, तो वो सब व्यर्थ की बातें होती हैं। जो जीवन हमारा चलता है वो प्रैक्टिकल से चलता है, व्यवहार से चलता है।
व्यवहार में जो बात संभव नहीं है वो पुस्तकीय ज्ञान जो है वो व्यर्थ का होता है। पुस्तकीय ज्ञान का अर्थ ये है कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें मान लो शिक्षा दी गई है, जैसे कि उदाहरण ले लो सती प्रथा का ही, बाल विवाह का ले लो, जो भारत में इतनी कुरीतियाँ रहीं, जाति प्रथा का ले लो, है ना। तो जितनी कुरीतियाँ भारत में रही, या विधवा पुनर्विवाह का निषेध रहा, या नारी को शिक्षा ना देने की बात रही, ये सब जितनी भी कुरीतियाँ रहीं वो सब पुस्तकों में ही तो लिखी, धार्मिक पुस्तकों में। तो उन पुस्तकों को मानकर ऐसा कहा गया ये सिद्धांत हैं, इन्हें मानना चाहिए। लेकिन व्यवहार में तो पूरे समाज में नाश हुआ पड़ा है पूरे देश का, है ना। स्त्री जो है मुख्य धारा से कट गई, है ना। तो बहुत तरीके के अपवाद होने लगते हैं। तो इस बात से देखो ये भी सीखने को मिलता है कि सिद्धांत और व्यवहार को मिलाना नहीं चाहिए। सिद्धांत में होगा जो होगा, लेकिन जीवन जो है व्यवहारिक रूप से जीना चाहिए, ठीक है। किताबों में तो कुछ भी लिखा जा सकता है, क्लियर है। तो मेन चीज़ किताब नहीं है। किताब यानी कोई एक ऐसी किताब जिसके अनुसार आप सोचते हैं कि हमारा जीवन उसी के अनुसार चलना चाहिए, है ना। ऐसी किताब ऐसी नहीं होती है कोई भी किताब। कुछ लोग कहते हैं ना कि कोई किताब ईश्वर के द्वारा लिखी गई है तो इसी के अनुसार जीवन जियो, तो विज्ञान की दौड़ में पिछड़ जाओगे ऐसी किताबों के अनुसार जीवन जियोगे तो, क्योंकि 5-6 हज़ार साल पहले लिखी थी उनके अनुसार चलोगे तो विज्ञान से तो बहुत दूर हो जाओगे। चलो छोड़ो ये भावुकता की बातें हैं। तो सुनो ध्यान से, मैंने कहा डिसिपेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो अब्सेंट होने चाहिए, मस्टली अब्सेंट, है ना। अनिवार्य रूप से क्या होनी चाहिए, अनुपस्थित होनी चाहिए। दूसरी बात देखो, दूसरी कंडीशन है वो है द प्रोसेस, या प्रोसेस जो है प्रोसेस एज, जो प्रोसेस है ना रिवर्सिबल प्रोसेस, बनाना है यदि उस प्रोसेस को, किसी प्रोसेस को, तो वो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ अभी। क्वासी स्टैटिक होने का मतलब ये है कि उस प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बहुत तेज गति से चेंज ना हो रहे हों, बहुत धीमी गति से चेंज होने चाहिए। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब यही तो है। यानी वो जो प्रोसेस है वो मतलब जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, या जितने प्रकार के इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम हो, है ना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो, उन सब में बना रहना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में बना रहना चाहिए, यानी उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बहुत धीमे धीमे चेंज होने चाहिए, या ना ही चेंज हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक। तो ये आपकी कंडीशन है दो रिवर्सिबल प्रोसेस की या रिवर्सिबिलिटी की, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है जी। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिए इसके रिवर्सिबल प्रोसेस के, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, नेक्स्ट हेडिंग डालो, देखो ये रिवर्सिबल प्रोसेस था, और अगली हेडिंग डालो इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। नंबर सेकंड, नंबर फर्स्ट थी ये, अगली है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है जी। देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, हिंदी में क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखो इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि हमने उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में मेहनत कर ली, तो बस यहाँ पे तो एक लाइन में बात कह दो कि एक ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल नहीं है क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल कहलाता है। यानी वह प्रक्रम जो है ना उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, या वह प्रक्रम जो उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं है क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। तो यानी लिख देंगे द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो द प्रोसेस विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है जी। ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स नहीं किया जा सकता, लिख देना पूरा, इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप, रेडियो एक्टिव डीके, क्या है, रेडियो एक्टिव डीके, इसे हिंदी में बोलते हैं रेडियोधर्मी क्षय, रेडियोधर्मी क्षय, ठीक है। आप जानते हैं रेडियो एक्टिविटी आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में। तो कुछ एटम्स जो होते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, पोलोनियम है, रेडियम है, इस तरीके के, है ना। तो ये रेडियो एक्टिव एटम्स मतलब एलिमेंट्स होते हैं,
इनमें अल्फा बीटा और गामा रेज निकलती रहती हैं, तो उनमें से डीके होता रहता है, क्षय होता रहता है धीरे धीरे, है ना, तो उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। तो एक बार जो तत्व क्षय हो गया, डी है ना, डिस्ट्रॉय हो गया, वो दोबारा थोड़ी ना आ पाएगा, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल, क्लियर है। और देखो ये भी सब इसके एग्जाम्पल हैं। कंडक्शन, कंडक्शन यानी चालन, है ना। चालन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, ठीक है। कंडक्शन क्या है, एक ऊष्मा के संचरण की एक विधि है, यानी मेथड है ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं। देयर इज 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। तो ये सब कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी, कन्वेक्शन को बोलते हैं संवहन। अब ठीक है, ये मैं बताने नहीं जा रहा कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 11वीं क्लास की बातें हैं, देख लेना नहीं तो। इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं चालन, इसे बोलते हैं संवहन, और मैंने कहा रेडिएशन। तीनों ही मेथड है ट्रांसफर ऑफ हीट के प्रकार, ठीक है। रेडिएशन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के, ठीक है। और इसमें फ्री एक्सपेंशन भी है, यानी मुक्त प्रसार, ठीक है, करा रखा है फ्री एक्सपेंशन, मुक्त प्रसार, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के। तो एक ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल नहीं होता है क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है, ठीक है जी। इन टॉपिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी अब क्लासेस आपकी जारी रहेंगी, ठीक है। जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, डोंट वरी। और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और, है ना, कमेंट करके हौसला भी बढ़ाएं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।